हेलो एवरीवन, नमस्ते इंडिया एंड वंडरफुल वेलकम टू सिविल एस्पिरेंट। आई होप आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे अपने घर पे। इस वीडियो के अंदर हम यूपीएससी के सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे, जहाँ पर हम यूपीएससी प्री और मेंस के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का सिलेबस वो बुक हैं जो आपको बताती हैं कि आपको इस दौड़ में, इस एग्ज़ाम की रफ्तार में किन किन चीज़ों को पढ़ना और किन किन चीज़ों को छोड़ना है। तो ये हमारे लिए सबसे एसेंशियल वीडियो बन जाता है। यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे, बट उससे पहले हमें ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्जामिनेशन की प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि यूपीएससी की एग्जामिनेशन की प्रोसेस क्या है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी का एग्जाम 3 चरणों में होता है, जहाँ पे सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होता है, बाद में आपका मेंस होता है और बाद में आपका पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि जिसको हम इंटरव्यू बोलते हैं। जो प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो प्रीलिम्स होता है वो आपका फर्स्ट चरण होता है, जहाँ पर आपके 2 एग्जाम होते हैं, जिसके अंदर हम पेपर फर्स्ट जिसको हम जीएस के नाम से जानते हैं और पेपर सेकंड जिसको हम सीसैट के नाम से जानते हैं। प्रीलिम्स में आपको 2 पेपर लिखने रहते हैं। जो आपका जीएस का पेपर होता है, इसके बेस पे आपकी कट ऑफ डिसाइड होती है, यानी कि आपकी जो फाइनल मार्किंग बनेगी उसमें आपके जीएस फर्स्ट के मार्क्स जुड़ते हैं। जीएस सेकंड के मार्क्स जुड़ते नहीं है, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना रहता है। 33% ला के आप इसको क्वालिफाई करते हैं, बस इतना काम इसका रहता है। अगर आप प्रीलिम्स की कट ऑफ को क्वालिफाई करते हैं तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलता है, और आपका जो मेंस होता है वो टोटल 9 एग्जाम के अंदर कंडक्ट होता है, जिसके अंदर आपके 2 एग्जाम होंगे वो आपके लैंग्वेज के होंगे, यानी कि यहाँ पर आपको 2 लैंग्वेज के पेपर लिखने रहते हैं। एक आपका इंग्लिश का पेपर होता है और दूसरा आपका कोई भी रीजनल लैंग्वेज का दे सकते हैं, जहाँ पर आप चाहे तो हिंदी में दे सकते हैं, या फिर अगर आपकी कोई भी रीजनल लैंग्वेज है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपका एक पेपर ऐसे का होता है, जिसको हम सबसे पहला पेपर आपका ऐसे का ही होता है मेंस के अंदर, जो कि आपके 250 नंबर का पेपर होता है। इसके साथ में आपके 4 जीएस के पेपर होते हैं, जिसको जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और एथिक्स के नाम से जाना जाता है। टोटल 4 पेपर होते हैं 250 नंबर के। इसके साथ में आपके 2 पेपर जो होते हैं वो होते हैं आपके ऑप्शनल के होते हैं, जो कि आपके 250 नंबर के होते हैं। टोटल 500 नंबर आपके ऑप्शनल के होते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप इन मार्क्स के आधार पे करते हैं। टोटल 750 मार्क्स बनते हैं, जिसके आधार पे आपका मेंस क्वालिफाई होता है। अगर आप ये क्वालिफाई करते हैं तो आपको इंटरव्यू देने का मौका मिलता है, जो कि आपके करीब 275 नंबर का होता है, और यहाँ पे आपका इंटरव्यू हो जाता है। सो ये हमने कंप्लीट एग्जामिनेशन के प्रोसेस को समझा। नाउ वी विल डिस्कस व्हाट इज द सिलेबस फॉर द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। बट उससे पहले, अगर आप एक बार यूपीएससी की तैयारी को शानदार मोड में पूरा करना चाहते हैं, देन आई विल रिकमेंड यू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस, जिनके साथ में जुड़कर आप यूपीएससी की तैयारी को काफ़ी शानदार मोड में पूरा कर सकते हैं। और अभी दिवाली के ऊपर इनके सारे कोर्सेज के ऊपर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। अप टू 67% का डिस्काउंट यहाँ पर यूपीएससी के ऑनलाइन कोर्सेज पे देखने को मिल जाएगा। अगर आप यूपीएससी 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको संकल्प बैच देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलता है। और अगर आप प्योर इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टाइटन 2026 बैच देखने को मिल जाता है। इसकी जो फीस है वो है 10,999 रुपये, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप यूपीएससी 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर आपका मीडियम इंग्लिश या फिर हिंदी है तो यहाँ पर आपको प्रहार 2025 बैच देखने को मिलेगा, जो कि आपको 6,999 रुपये में देखने को मिल जाएगा। टाइटन 2025 बैच जो कि प्योर इंग्लिश में है, इसकी फीस है 8,499 रुपये। इन सबके साथ में यहाँ पर आपको ऑप्शनल के कोर्सेज भी देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन पर आपको ऑप्शनल सारे दिख रहे हैं, जिसकी फीस है वो है 7,999 रुपये। इन सबके साथ में अगर आप एक ऐसा स्टूडेंट है जो कॉलेज स्टूडेंट है और वो कॉलेज के साथ में यूपीएससी की तैयारी को शानदार मोड में पूरा करना चाहते हैं, वो अपने यूथ एज को यूपीएससी की इस तैयारी में लगाकर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आप इनका यूपीएससी प्रारंभ बैच ले सकते हैं। यूपीएससी प्रारंभ 2027 बैच, जहाँ पर आपको 3 सालों के अंदर यूपीएससी की तैयारी करवाई जाएगी, जहाँ पर आपको शुरुआत के 2 सालों में यूपीएससी के जीएस, यूपीएससी के प्री और मेंस की तैयारी करवाई जाएगी, और आपको फाइनल ईयर में आके आपके स्किल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाएगा। सॉफ्ट स्किल्स के माध्यम से आपको इंडस्ट्री रेडी बनाया जाएगा। सो ध्यान रखिएगा, ये बैच, इसके ऊपर भी आपको करीब 33% का ऑफ मिल जाएगा अगर आप यूपीएससी प्रारंभ बैच के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो। इन सबके साथ में यहाँ पर इनके ऑफलाइन बैच भी देखने को मिल जाते हैं, जो कि इनके ऑफलाइन सेंटर है वो है करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ और पटना। अगर आप इन सेंटर में से किसी भी बैच पे इन सेंटर पे जाकर अगर आप बैच को खरीदते हैं ऑफलाइन, तो यहाँ पर आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और इनका एक सेंटर प्रयागराज में भी है, अगर आप वहाँ जाके खरीदते हैं तो आपको वहाँ पे फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इन सबके साथ में अगर आप कोई भी कोर्स खरीदते हैं उस समय अगर आप हमारा कोड एस्पिरेंट 10 यूज़ करते हैं तो आपको हमारी तरफ से भी अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो आप जाइए और विजिट कीजिए। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेबस। लाइक सिलेबस के ऊपर अलग अलग टॉपर्स के आपको अलग अलग मत देखने को मिलते हैं, बट एक मत आपको कॉमन देखने को मिलेगा कि बिना सिलेबस के अगर आप इस रफ्तार में कूदते हैं तो आप ओवरऑल लास्ट में जाके मात खाएंगे, क्योंकि सिलेबस आपको दिखाता है कि किन चीज़ों को पढ़ना और किन चीज़ों को छोड़ना है। तो सिलेबस को ही और सबसे बड़ी बात, यूपीएससी की तैयारी करने वाले मैक्सिमम लोगों को यही नहीं पता है कि सिलेबस है क्या। लोग करते क्या है कि बस वो अंधी दौड़ में दौड़ते रहते हैं। सिलेबस समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और ये आपने लगभग हर एक टॉपर के मुँह से सुना भी होगा।
इन सबके साथ में बुक लिस्ट के ऊपर भी हम जल्दी एक वीडियो लाएंगे। सो अगर आप बुक लिस्ट को देखना चाहते हैं तो आप एक बार मुझे कमेंट कीजिएगा, हम बुक लिस्ट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। देखिए होता क्या है कि आप यूट्यूब पे कोई भी बुक लिस्ट का वीडियो देखते हैं तो उसमें वे लोग करते क्या है कि सारे बुकों को बता देते हैं, बट यूपीएससी के अंदर सारे बुकों का काम नहीं है। कुछ एक सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम नोट्स के माध्यम से भी कवर कर लेते हैं। तो एक प्रॉपर बुक लिस्ट के लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। इन सबके साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको कोई भी पर्सनल डाउट है तो आप मुझे इस नंबर के ऊपर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आपको कोई भी तैयारी है तो आप डायरेक्ट मेंटरशिप के लिए यहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएंगे। सो नाउ अभी हम देखेंगे यूपीएससी के सिलेबस को। इस बात को समझिए, यूपीएससी के सिलेबस में कुछ एक सब्जेक्ट बहुत मेन होती हैं, प्री और मेंस दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो कुछ एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मानी जाती हैं। सो 1 सेकेंड। ओके, सो अगर हम बात करते हैं प्रीलिम्स में आपको समझ में आएगा। मैं आपको 6 सब्जेक्ट के नाम बताता हूँ जो कि प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले होता है आपका सबसे पहला होता है आपका पॉलिटी यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि आपके प्री में होता है। प्री में टोटल प्री का जो पेपर होता है जीएस का 100 नंबर का पेपर होता है, जिसके अंदर टोटल 6 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होती है। इसके साथ में भी और सब्जेक्ट होते हैं बट 6 मेनली सब्जेक्ट होती हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इसके साथ में आपका होता है इकोनॉमी, इसके साथ में होगा आपका इन्वायरमेंट, इसके साथ में आपका साइंस एंड टेक। ये जो 6 सब्जेक्ट आप देख रहे हैं ये यूपीएससी के लिए सबसे कोर सब्जेक्ट माने जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी का मैक्सिमम जो स्टडी के क्वेश्चंस बनते हैं वो इन्हीं पेपर से बनते हैं। पॉलिटी का एक साइड बाय साइड दूसरा टॉपिक भी हम लेके चलते हैं, दूसरा सब्जेक्ट जो कि है आईआर यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध। यहाँ से भी करीब हर साल यूपीएससी में करीब 5 से 6 सवाल यूपीएससी आजकल पूछ रहा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है। हिस्ट्री का एक दूसरा सब्जेक्ट होता है जिसको हम आर्ट एंड कल्चर बोलते हैं, वो भी हिस्ट्री के अंदर ही काउंट होता है। सो बाकी मेनली ये सारे सब्जेक्ट रहते हैं। ज्योग्राफी और आईआर दोनों से मिलाकर एक सब्जेक्ट और बन जाता है जिसको हम मैपिंग बोलते हैं। मैपिंग से हर साल यूपीएससी करीब 102 सवाल पूछता है। तो यूपीएससी प्री का मोटा मोटी तौर पर जो सिलेबस होता है वो इन्हीं सब्जेक्ट से मिलकर बनता है। इकोनॉमी जो कि आप जानते हैं, अर्थशास्त्र जिसको हम बोलते हैं, इन्वायरमेंट साइंस जिसको हम पर्यावरण विज्ञान बोलते हैं, और साइंस एंड टेक यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी जिसको हम ये सब्जेक्ट बोलते हैं। टोटल 100 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, 100 क्वेश्चन इसके अंदर आते हैं, जो कि हमारा पूरा प्री का सिलेबस होता है। हम बुक लिस्ट के ऊपर अलग से बात करेंगे कि किसके लिए कौन सी बुक लिस्ट लेनी है, बट अगर हम इस मोटा मोटी तौर पर अगर हम सिर्फ प्रीलिम्स की बुक लिस्ट देखें, आप लक्ष्मीकांत के लिए आप पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, मोर देन इनफ है। हिस्ट्री के लिए 3 सब्जेक्ट आपको 3 बुकें लेनी होगी, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। एंशिएंट और मॉडर्न, एंशिएंट और मिडिवल यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत, इन दोनों के लिए आप ओल्ड एनसीईआरटी से काम चला सकते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी प्लस न्यू एनसीईआरटी, अगर यहाँ पे 2 पढ़ लेते हैं तो आपका ये काम हो जाता है। फिर बात आती है मॉडर्न इंडिया के लिए। मॉडर्न इंडिया के लिए आप विपिन चंद्रा की बुक जो कि ओल्ड एनसीईआरटी के वो भी पढ़ेंगे, और साथ में आप स्पेक्ट्रम जो बुक आती है वो भी पढ़ेंगे। तो आपके मॉडर्न इंडिया का प्री और मेंस दोनों का सिलेबस यहाँ पे कवर हो जाता है। ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी के ऊपर रिलाई करेंगे। एनसीईआरटी के साथ में आप जीसी लियोंग ले सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तो, और माजिद हुसैन ले सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम से है तो। इकोनॉमी के लिए वन एंड ओनली सॉल्यूशन मुरनाल सर के नोट्स आप ले सकते हैं, और अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ना चाहते हैं प्योर हिंदी मीडियम में तो आप यहाँ पे संजीव वर्मा की बुक को ले सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए। इन्वायरमेंट साइंस के लिए आप शंकर आईएएस या फिर पीएमएफ आईएएस दोनों में से किसी एक की नोट्स को उठा सकते हैं। और साइंस एंड टेक के लिए आप कोचिंग के नोट्स के साथ में जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। आप किसी भी कोचिंग के नोट्स को उठा लीजिएगा, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। अभी हम बात करते हैं 1 सेकेंड, आई थिंक देयर इज सम ओके, यहाँ पे आप बात कर रहे थे प्री के सिलेबस की। सो कि यहाँ पे प्री का पूरा सिलेबस यहाँ पे लिखा हुआ है, सो आप इस पूरे सिलेबस को यहाँ से देख सकते हैं। जो मैंने आपको जो चीज़ें बताई, मेन जो सब्जेक्ट बताया वो यही थे। इसके साथ में आपके करंट अफेयर्स भी होता है जो कि आपके प्री में पूछा जाता है। हिस्ट्री ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, देखिए मेनली जो सिलेबस है वो है क्या, मेनली करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, जो कि आपको पता है कि पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना रहेगा। हिस्ट्री के लिए आपको नेशनल मूवमेंट आपको पढ़ना है, जो कि मॉडर्न इंडिया का एक टॉपिक रहेगा, मतलब जो भी आज़ादी का आंदोलन हुआ उसको करना है। वैसे तो यहाँ पे तो एक लाइन में सिलेबस दे दिया, क्या एक लाइन का सिलेबस है? नहीं, सिलेबस अगर आप देखने जाएंगे तो बहुत मोटी पूरी बुक है, और इसके लिए लोग क्या करते हैं कि सीधी सी बात है कि आप स्पेक्ट्रम को उठाइए, आपका काम हो जाएगा। कुछ भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। स्पेक्ट्रम में जो भी आपको फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में जानकारी है वो आपको देखनी है। आपको ज्योग्राफी के लिए यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ द इंडिया एंड वर्ल्ड ये पढ़ना है, यानी कि आपको भारत की और वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ना है। अब बात रहती कि ये कहाँ से करें, तो एक लाइन लिख दी। इसके लिए सिंपल सा फंडा है, आप एनसीईआरटी को पढ़ो, आपका काम हो जाएगा। साथ में पॉलिटी के लिए आप उसको देखने की जरूरत नहीं है, लक्ष्मीकांत के ऊपर रिलाई कीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। इन सबके साथ में 1 सेकंड के लिए अगर ओके आप देख पा रहे हैं।
इकोनॉमी के लिए आप मुरनाल सर के नोट्स के ऊपर फॉलो कीजिए और साथ में आप बजट पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। इन्वायरमेंट के लिए शंकर एस का काम हो जाएगा। इन्वायरमेंट ऐसे आएगा जिसके अंदर आपको बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज ये पढ़ना रहता है। ये टोटल आपका एग्जाम रहता है। साथ में आपको जनरल साइंस आपको पढ़नी रहती है, जो कि हम साइंस एंड टेक के अंदर कवर कर लेते हैं। साथ में अब बात करेंगे CSET के सिलेबस को लेकर। ठीक है, CSET का कोई स्पेसिफिक सिलेबस ऐसा है नहीं। वैसे अगर बोला जाता है तो 10th तक की मैथमेटिक्स और 10th तक की रीजनिंग को लिया जाता है, बट ये कोई फिक्स नहीं है। पूछने में वो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट मेनली कुछ एक टॉपिक ऐसे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके अंदर कॉम्प्रीहेंशन है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है पैसेज। जो आप नॉर्मली पैसेज आपने 10th तक देखे होंगे वैसे ही पैसेज आते हैं, बट उनका लेवल हाई होता है, जिसको पढ़ने के लिए आपके पास में लॉजिकल यानी कि तर्क शक्ति होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। साथ में आपके पास में लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, जो कि मोटा मोटे तौर पे जो इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई है, इसका मतलब ये है 10th तक की मैथमेटिक्स, 10th तक की रीजनिंग और 10th तक का कॉम्प्रीहेंशन जो आता है वो आपके पास में आना चाहिए, आपका काम हो जाएगा। इन सब के लिए कोई भी एक बुक उठा लीजिएगा, अरिहंत की एक बुक उठा लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। सो ये कंप्लीटली आपका प्री और मेंस का सिलेबस है, जो कि मैंने आपको बता दिया। और CSET को क्वालिफाई करने के लिए 33% की नीड रहती है। सो ये कंप्लीट सिलेबस ये लिखा हुआ है। अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो आपको नीचे हमारे ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। उस ऐप पे आपको फ्री में NCERT देखने को मिल जाएगी। अगर आप क्लास 6 से लेकर 12 तक के लिए NCERT डाउनलोड करना चाहते हैं, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम में, तो आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगी। एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आप जाके वहाँ से भी विजिट कर सकते हैं। इन सबके साथ में अगर आप एक ऐसा एस्पिरेंट है जो भी UPSC की तैयारी को शुरू करने वाले हैं और जो सोच रहे हैं कि उनको मेंटर की जरूरत है, स्टार्टिंग से UPSC की तैयारी को शानदार मोड में करना चाहते हैं, तो आप हमारा UPSC शून्य से शुरुआत बैच ले सकते हैं। आपको एप्लीकेशन पे इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे जो नंबर है वो थोड़े से धुंधले हो रहे हैं, मैं आपको फिर से यहाँ पे लिख के बता देता हूँ कि आप मुझे इन नंबरों पे मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर हैं ओके दिख रहे हैं आपको 7976479107। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाएगा। यह नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो अगर आप UPSC को शून्य से शुरुआत करना चाहते हैं तो आप हमारे इस बैच के साथ में जुड़िएगा, जहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको कोई भी डाउट है तो आप डायरेक्ट मेरे साथ में डिस्कस करेंगे। साथ में आपको डेली NCERT के टेस्ट देखने को मिल जाएंगे और NCERT के टेस्ट नहीं, NCERT के टारगेट देखने को मिल जाएंगे आपको डेली बेसिस पे। यानी कि आप जब रोजाना पढ़ रहे हैं तो आपको क्या पढ़ना है, किस टॉपिक को छोड़ना है, वो आपको हम डेली बेसिस पे बताएंगे। ये पूरा प्रोग्राम 90 दिनों तक चलेगा, जहाँ पे हम आपके इनिशियल फेज में पूरी हेल्प करेंगे कि तैयारी की शुरुआत कैसे करनी है। तो हम आपको डेली बेसिस पे एक टारगेट देंगे, उसको आपको पूरा करना रहेगा। यहाँ पर हम NCERT की आपको क्लासेस भी प्रोवाइड करेंगे और NCERT को आपको कैसे पढ़ना है उसके लिए भी डेली का एक टारगेट देंगे, ताकि जो भी स्टूडेंट जुड़ता है वो रेगुलर बेसिस पे हमारे साथ में पढ़ पाए। यहाँ पर हम NCERT कंप्लीटली आपको समझाएंगे भी। साथ में यहाँ पर आपको NCERT के टेस्ट और NCERT के नोट्स भी देखने को मिल जाएंगे और हाउ टू स्टार्ट UPSC प्रिपरेशन गाइड टूल मिलेगा। यानी कि इस तैयारी के बीच बीच में अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यह पूरा बैच हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में देखने को मिल जाएगा। तो आप जाके इसको एनरोल कर सकते हैं, जिसकी फीस है वो है 499, यानी कि 500 रुपये में पूरा बैच देखने को मिल जाएगा, जो कि 3 महीने तक चलेगा। 3 महीने तक आप डायरेक्ट जो भी आपको डाउट आते हैं वो आप 1-to-1 मेंटरशिप डायरेक्ट मेरे साथ में डिस्कस कर सकते हैं। इन सबके साथ में आपको NCERT के टारगेट पूरे करवाए जाएंगे और इन 3 महीने में आपकी NCERT पूरी हो जाएगी। तो आप UPSC के लिए कंप्लीटली शुरुआत अच्छे से कर सकते हैं, रेडी हो सकते हैं। तो अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इस PDF को डाउनलोड करना है तो आप हमारे साथ में जुड़कर एप्लीकेशन के साथ में जुड़कर इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अभी हम देखेंगे UPSC के मेंस के सिलेबस को। UPSC के मेंस के अंदर कौन कौन से एग्जाम होते हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। ऐसे का एग्जाम होता है, इंडियन लैंग्वेज के 2 पेपर होते हैं, जो कि आपके इंडियन लैंग्वेज का 1 पेपर और इंग्लिश का 1 पेपर। जो टोटल आपके लैंग्वेज के पेपर होते हैं वो आपके 2 पेपर होते हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था। GS के आपको यहाँ पर टोटल 4 पेपर देखने को मिल जाएंगे और ऑप्शनल के आपके यहाँ पे 2 पेपर देखने को मिल जाएंगे। टोटल मिला के 9 एग्जाम होते हैं, जो कि आपके मेंस में होते हैं 1750 नंबर का। अब हम समझते हैं मेंस के अंदर सिलेबस क्या क्या होता है। मेंस के सिलेबस को एक बार के लिए देखते हैं, जो कि मैंने वैसे तो आपको बुक लिस्ट बता दी है, बट फिर भी एक बार के लिए हम मेंस के सिलेबस को देखते हैं। जो आपका फर्स्ट GS पेपर होता है, GS पेपर फर्स्ट, उसके अंदर आपके जो सब्जेक्ट आते हैं वो कौन कौन से आते हैं। उसके अंदर आता है इंडियन हेरिटेज और कल्चर, यानी कि इंडिया की हिस्ट्री और कल्चर। इसके साथ में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो कि आपकी वर्ल्ड की ज्योग्राफी होती है, जो फिजिकल ज्योग्राफी होती है वो, और साथ में सोसाइटी। तो ये आपके पूरा पेपर किसका होता है, GS फर्स्ट का। GS फर्स्ट का अगर मोटा मोटी तौर पे बताऊं तो हिस्ट्री इसका मैंने सिलेबस का टॉपिक रहेगा। इन सबके साथ में आपको सोसाइटी आपको पढ़नी रहेगी और आपको ज्योग्राफी पढ़नी रहेगी। ज्योग्राफी कौन सी, वर्ल्ड की ज्योग्राफी, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि GS फर्स्ट का सिलेबस है। अगर हम GS 2 की बात करेंगे तो इसमें आपको गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन। इसको अगर मोटा मोटी तौर पर बताऊँ, आपको राज व्यवस्था यानी कि राजनीति पढ़नी है। साथ में आपको भारतीय राजनीति में तो आप भारतीय संविधान को पढ़ेंगे, यानी कि जब आप लक्ष्मीकांत करेंगे तो। इसके साथ में आपको गवर्नेंस,
यानी कि जो गवर्नेंस यानी प्रशासन को कैसे संभालना है उसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और इन सबके साथ में इंटरनेशनल रिलेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध को आपको पढ़ना रहेगा। अगर हम बात करते हैं पेपर 3 की, जो कि आपका मेनली इकोनॉमी का एग्जाम होता है, जिसके अंदर जो एग्जाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, जिसके अंदर सिलेबस होता है वो क्या क्या होता है, 250 नंबर का पेपर होता है GS 3, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी यानी कि साइंस एंड टेक, साथ में आपके साथ में इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमी, साथ में बायोडाइवर्सिटी यानी कि इन्वायरमेंट वाला टॉपिक, इन्वायरमेंट, और सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट आप पूछेंगे ये कौन सा सब्जेक्ट है, ये ज्योग्राफी का एक पार्ट होता है जो कि आपके GS 3 में पूछा जाता है। और अगर हम बात करेंगे पेपर 4 जो कि इथिक्स का पोर्शन है, उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड, ये 3 सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहते हैं, जो कि वैसे तो टोटल मिला के पूरे 21 सब्जेक्ट को गिनते हैं एथिक्स को, जिसके अंदर ये 3 पार्ट होते हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। ये तीनों एक ही सब्जेक्ट के अंदर कवर हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा GS 3 में ज्योग्राफी का जो पोर्शन आता है वो कौन कौन सा आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट वाला पोर्शन आ जाता है, साथ में इन्वायरमेंट का कुछ एक पोर्शन होता है जो ज्योग्राफी से रिलेट करता है, वो भी आ जाता है। और वैसे बायोडाइवर्सिटी पूरा एक इन्वायरमेंट में आपको पूरा अलग पढ़ना होगा। तो आप यूपीएससी में क्या समझ पा रहे हैं कि हर एक GS पेपर में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट इंटरलिंक हो जाते हैं, तो ये आपको समझना रहेगा इस पूरे सिलेबस के द्वारा। GS फर्स्ट का हमने अगर मोटा मोटी तौर पर सिलेबस समझा तो क्या है, हिस्ट्री, सोसाइटी और ज्योग्राफी। GS सेकंड में इंटरनेशनल रिलेशनशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, मैं भी चाहूँगा इंटरनेशनल रिलेशनशिप, गवर्नेंस और पॉलिटी। 3 सब्जेक्ट किसके मेनली पेपर सेकंड में, जहाँ पे जो सोशल जस्टिस होता है वो वैसे पॉलिटी के पोर्शन जैसे माना जाता है, क्योंकि ओवरऑल जो सोसाइटी में हुआ उसका कुछ क्या प्रभाव है, जिसको हम सामाजिक न्याय बोलते हैं, वो आपका GS सेकंड का पोर्शन है। GS 3 में मेनली 3 सब्जेक्ट गिन के चलते हैं, साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी। साथ में छोटा सा पोर्शन रहता है जो आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का भी रहता है। और GS 3 में एक सब्जेक्ट और भी आता है जिसको हम सिक्योरिटी बोलते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी यहाँ लिखा हुआ है, इंटरनल सिक्योरिटी जिसको हम बोलते हैं, तो आपका सिक्योरिटी भी आपका इसी पोर्शन में आएगा, ठीक है। और पेपर 4 में आपका क्या होता है, एथिक्स और एप्टीट्यूड। सो ये टोटल मिलाकर एक कंप्लीट पेपर है, और जिसकी बुक लिस्ट है वो यहाँ पे लिखी हुई है। अगर आपको इसको डाउनलोड करना है मेंस की बुक लिस्ट को, तो आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। सो ये हमने कंप्लीटली यूपीएससी के सिलेबस को समझा। ये वीडियो कैसा लगा एक बार आप कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। साथ में अगर आपको यूपीएससी की तैयारी को शानदार मोड में पूरा करना है तो आपको नीचे बैचेस की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। सो आइए मिलते हैं एप्लीकेशन के ऊपर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, साथ साथ में पढ़ते भी रहिए। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।